had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, Oi Aya, which was passed to our CEO Kanal Joshi on the radio set. And after that, another bunker was captured. My company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. For we on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? ये दिल मांगे मोर कुछ ऐसा था हमारे वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा का जज्बा, और तभी शायद ये उनका विक्ट्री सिग्नल भी था। हर चैलेंजेस के लिए तैयार रहने वाले और महज 24 वर्ष की आयु में देश के लिए बलिदान देने वाले इस शूरवीर का आज जन्मदिन है। तो चलिए हम अपने वीडियो के दूसरे भाग में इनके पिताजी से कारगिल वॉर के कुछ किस्से सुनते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि 99 में जून में ये लड़ाई शुरू हो गई थी कारगिल की, और इसका कि पता चला कि कुछ घुसपैठिए वहाँ पर जो हैं वो एंटर कर रहे थे हमारी LOC के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। तो वहाँ से एंटर कर रहे थे। ये एक कोई शेफर्ड था जिसने पहले देखा था, उसको पता लगा, और फिर धीरे धीरे पहले थोड़े आए, फिर बाद में बढ़ते चले गए, और ये वार वाली सिचुएशन वहाँ पर जो है बन गई। तो फिर फुल फ्लाइट वार शुरू हो गई वहाँ पर जून के महीने में। फुल फ्लाइट वार 99 में शुरू हो गई। इनकी जो बटालियन थी, इनकी बटालियन को भी पहले तो ऑर्डर हो गए थे शाहजहाँपुर, एक यूपी में जगह है, शाहजहाँपुर के ऑर्डर इनको हो गए थे, क्योंकि ये काफ़ी समय तक ये लोग वहाँ पर उस एरिया में रह चुके थे। तो जब बाद में डिस्टर्ब एरिया में होता है तो 1-2 साल के बाद में उनको थोड़ा पीस स्टेशन दे दिया जाए। तो इनको जो है, इनकी बटालियन को शाहजहाँपुर का पोस्टिंग आ गया था। अच्छा। लेकिन इस और बल्कि एक एडवांस पार्टी ऐसा बताते हैं चली भी गई थी। लेकिन तभी फिर वो वार जब शुरू हो गई तो फिर इनके ऑर्डर जो हैं वहाँ के लिए, कारगिल के लिए, द्रास कारगिल। मुझे याद है मैं उस टाइम 9 की साल की होती थी, तो मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो उनको भी आ गए थे ऑर्डर्स कि आपको भी जाना पड़ सकता है कारगिल। हाँ बिल्कुल, सबको आ गए थे। वो ऑर्डर रेडी कर देते हैं ना कि जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो इवन ब्लैकआउट कर देते थे। मुझे कुछ बचपन का याद है कि शाम होती थी तो मतलब लाइट्स वगैरह सब बंद कर देते थे कि वॉर टाइम चल रहा है। तो बस फिर वो तो वहाँ के ऑर्डर हो गए कि आपको तो वहाँ जाना है, द्रास कारगिल। तो सारे वैसे कारगिल हम ऑन दी होल कारगिल कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर सेक्टर्स हैं। जैसे कारगिल सेक्टर है, द्रास सेक्टर है, बटालिक सेक्टर है, मशको सेक्टर है। तो इस तरह से ना डिफरेंट जो सेक्टर्स है। इनको द्रास जाना पड़ा। जून के 1 को ये लोग द्रास चले गए। मई में ये लोग जाने वाले थे शाहजहाँपुर, और अभी सारे लोग गए भी नहीं थे, तो इनको द्रास जाना पड़ा। जब जाने से पहले इन्होंने एक बार हमें फ़ोन किया है। मेरा ख्याल 1 जून को ये लोग निकल गए थे द्रास के लिए। और द्रास बहुत ठंडा एरिया, एशिया में मेरे ख्याल 2nd नंबर की पोजीशन है उसकी, एशिया में, ये वर्ल्ड में आई थी 2nd नंबर की पोजीशन है। -60 डिग्री तक चला जाता है वहाँ पर विंटर में। तो जाने से पहले फ़ोन किया था रुक जाइए, जाने से पहले फ़ोन किया था कि हम जा रहे हैं वहाँ द्रास में, क्योंकि वहाँ लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम वहाँ जा रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हमें भी पता था कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, मतलब वार स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा तो नेचुरली अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि वार में जा रहा है तो थोड़ा सा तो आदमी के अंदर एक कह लीजिए कि डर सा पैदा होता है। तो जब उन्होंने ये कहा तो ऐसे हल्का सा झटका तो लगा, लेकिन हम लोग छतरी कौम से बिलोंग करते हैं, मेयर पंजाबी छतरीस, और हेरिटेज है, एंसेस्ट्री है, तो हाँ रॉयलिटी अपनी और जिसको बोले उसी के लिए जाने जाते हैं। तो फिर वो हमारा इतना हौसला तो था कि हाँ ठीक है। और दूसरा, जब आपने एक बार बच्चे को आर्मी में भेजा है तो वो आपकी एक कमिटमेंट हो जाती है।
देश के लिए आपकी कमिटमेंट हो जाती है कि उसकी सुरक्षा करनी है, कैसे करनी है, और उसके लिए कुछ भी हो जाए वो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो ठीक है, वो चले गए और उनसे मदर से भी बात की उन्होंने, और एक उनकी सिस्टर छोटी भी हमारे पास में थी उस वक्त, तो वो उसने भी बात की, बल्कि उसने ये कहा कि भैया बहुत जोश में मत रहना। मुझे अभी तक याद है व्हाट शी सेड, जोशीले थे। तो वहाँ पर तो फिर आपको पता ही है कि कैसे फिर वो लड़ाई आगे बढ़ती है, और इनको जाना पड़ता है 5140 जो चोटी है हमारे देश की, उसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा था, पाकिस्तानियों ने। उसको छुड़वाना था, उसको रिकैप्चर करना था हमने। वहाँ पर उन्होंने अपने रखे हुए थे फौजी पाकिस्तान ने, और जो हमारे बंकर थे उनको भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो वहाँ के लिए इनको भेजा गया। इनकी डेल्टा कंपनी है, डेल्टा कंपनी थी इनकी, और ये डेल्टा कंपनी के कमांडर थे, कंपनी कमांडर। वहाँ जाते हैं ये लोग, और वहाँ पर जो है इनकी उनके साथ में चलती है फाइट। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 17,000 फीट से ज़्यादा की हाइट है उसकी, और कैसे रेंग करके ये लोग ऊपर गए हैं जब लास्ट में जाते हैं। और ऑक्सीजन की बेइंतहा कमी होती है, सांस लेना, टूरिस्ट वहाँ जाता है तो वही एक्लिमेटाइज नहीं कर पाता है, नहीं कर पाते, तो गाड़ी में भी नहीं कर पाते वो, तो इतनी और फिर पीठ पर 30-40 किलो का वजन लाद करके जाना है, तो बहुत संभव नहीं होता है इतना। बहुत हार्डशिप्स होती हैं, और सांस लेना दूभर होता है, और आवाज़ भी नहीं करनी पड़ती है, ताकि दुश्मन के जब नज़दीक पहुंच जाते हैं तो अपने आप को ये देखना पड़ता है कि आवाज़ भी बिल्कुल उनको सुनाई ना पड़े कि हम आए हैं। तो इवन कई बार ऐसा लिखा गया है कि रेंग करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पर इनकी लड़ाई होती है, और इनको चैलेंज भी करते हैं। इनको शेरशाह कोड दिया गया था, क्योंकि ये शेर की तरह इनका हौसला बुलंद था, शेर की तरह जोश था इनका। तो इनको जो है शेरशाह का कोड मिला था, कोड नेम। तो वो उनको भी, पाकिस्तानीज़ को भी कुछ आइडिया लग गया था कि ये शेरशाह इनका कोड नेम है। वो उधर टेलीफोन पर उस पर बात होती है ना, रेडियो सेट पर बात करते हैं ये लोग आपस में, तो ये शेरशाह, तो वो उनको भी पता था कि ये शेरशाह। तो वो इनको अक्सर ना चैलेंज करते थे, अरे शेरशाह क्यों आ गए हो, तुम वापस नहीं जा पाओगे, तुम्हारी लाशें बिछ जाएंगी, तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह की बातें वो लोग ना करते थे अपने रेडियो सेट पर। तो ये जवाब भी देते थे कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अपने लिए दुआ करो ये खुदा से कि हम आपको बता देंगे 2 घंटे में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और वाकई फिर उन्होंने करके दिखाया, जैसा उन्होंने जवाब दिया था कि 2 घंटे के अंदर हम आपको बता देंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो उसी रात्रि में मेरा ख्याल है 17 जून का टाइम था, इट वॉज 17 जून परहैप्स। तो वो उन्होंने जो है वहाँ पर 7 दुश्मनों को मारा है, और 7 दुश्मनों को मारने के साथ साथ उनके बंकर्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं। और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी, एक बहुत बड़ी एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो इन्होंने वहाँ पर उनकी कैप्चर की है। उसके साथ में काफ़ी सारा असला बारूद भी वहाँ पर कैप्चर किया। तो 7 को तो उन्होंने मारा ही है, उसके अलावा कुछ लोग गिर करके मर गए और कुछ लोग भागने में सफल हो गए। तो ये वहाँ पर इनके रहा। तो इनका एक विक्ट्री सिग्नल था ये दिल मांगे मोर। तो ये जाने से पहले जब ये ऑपरेशन पर जाने लगे थे तो ये ना इनका विक्ट्री सिग्नल्स होते बना लेते हैं ये। तो इन्होंने अपना, एक हमारे संजीव जम्वाल थे यहाँ से, हाँ आजकल कर्नल हैं वो, तो उन्होंने अपना एक विक्ट्री सिग्नल माना था कि ओ या हाँ, ये उनका विक्ट्री सिग्नल था। लेकिन विक्रम चूँकि डिफरेंट थे तो इन्होंने थोड़ा सा अपना सिग्नल रखा था कि ये दिल मांगे मोर। ये पेप्सी के स्लोगन से इनको बड़ा अच्छा लगता था, ये दिल मांगे मोर। तो फिर इन्होंने अपना सिग्नल जब वहाँ पर विक्ट्री कर लिया, संजीव जम्वाल भी उन्होंने भी कर लिया था, एक तरफ से उन्होंने किया, दूसरी तरफ से इन्होंने कर लिया, साइड में साथ ही फ्यू मिनट्स के डिफरेंस में। तो इन्होंने फिर अपना सिग्नल जो है वो ये दिल मांगे मोर कह के अपने जो कमांडर थे, कर्नल जोशी कमांडर थे इनके, आजकल जनरल हैं वो, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो ये इन्होंने वहाँ पर अपना विक्ट्री सिग्नल ये दिल मांगे मोर जो है वहाँ बोला था जोर से। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी भारत की। इस चोटी को कैप्चर करना भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी
क्योंकि ये जो चोटी थी ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीक था ये, क्योंकि ये लोग ऊपर बैठे हुए थे और हमारी जो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से लेह तक जाती है, तो उसको हमारी आर्मी के जो ट्रक वगैरह कन्वॉइस कह लीजिए, हमारे आर्मी ट्रक्स जिनमें कि फूड मटेरियल और एम्यूनिशन वगैरह जो सामान जाता था, तो ये लोग ऊपर से बैठ करके मार करते थे उसको, तो उससे जो है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता था और हमारे ट्रक जा नहीं पाते थे। तो इस पॉइंट से ये जो रिकैप्चर किया गया विक्रम जी ने किया, और ये बड़ा ही एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कह लीजिए कि एक दिशा ही बदल दी उन्होंने युद्ध की, आगे की जीत जो है उसके लिए एक आसान हो गया रास्ता बिल्कुल। तो तब फिर ये तो खुशी की लहर फैल गई थी सारे, इवन दिल्ली तक, डिफेंस मिनिस्ट्री तक एक खुशी की लहर फैल गई थी। और हमारे जो चीफ थे आर्मी के वहाँ पर जनरल मलिक थे उन दिनों, तो जनरल मलिक ने वहीं से इनको टेलीफोन पर शाबाशी दिया था, रिपीट थपथपाई थी। तो उसके बाद फिर ये नीचे आते हैं, बेस कैंप में आ जाते हैं, वहाँ पर एक आधा दिन रह करके थोड़ा सेफ गार्ड करके ये आ जाते हैं। ये लोग वापस आ जाते हैं और वापस नीचे इनका बेस कैंप था, वो जो द्रास में बेस कैंप था इनका, बेस कैंप में आते हैं। ये 3-4 दिन रहते हैं बेस कैंप में, और ये काफ़ी चूँकि खुशी की लहर, जैसे मैंने आपको बताया, मीडिया पर्सन्स दौड़े हुए वहाँ पर काफ़ी चले गए हुए थे। बरखा दत्त उस समय बड़ी मशहूर थी, बड़ी फेमस थी, उन्होंने उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। और ऐसा मानते हैं लोग कि वो जो है उनकी फेमस हुई वो उसी इंटरव्यू से ही, जो उन्होंने विक्रम जी के इंटरव्यू और फेम में आई हैं वो, और उनका करियर आगे को बढ़ा है उसी वजह से। तो वहाँ पर उन्होंने उनके इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से इंटरव्यू फेस किए हैं। जो पुराने लोग हैं उन्होंने सुने, आप लोगों ने शायद नहीं सुने होंगे, हमने भी सुने हैं। बाद में कई रिलीज हो, कई बार बट उसमें वो कई बार वो लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को भी रिपीट कर देते हैं। हाँ वो तो बड़ा उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। यानी एक 24 साल का लड़का, एक यंग ऑफिसर किस तरह से जवाब देता है, ये मैं तो खुद इस बात से हैरान था कि इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। हाँ, इंग्लिश भी उनकी ठीक थी उस समय के हिसाब से। हाँ, तो उस समय के हिसाब से ठीक थी। तो हर कोई बोलता हाँ, है। अब तो खैर अब लोग टोटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे हैं, तो उससे थोड़ा सा, मगर उस समय के हिसाब से उनका बड़ा अच्छा था और बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। उसके बाद में फिर वो हमें एक बार फ़ोन और भी आया था, जब वो 4875 के लिए, लेकिन इससे पूर्व भी मैं बता दूं आपको कि 5140 जब कैप्चर किया है तो 5140 को रास्ते में और भी चोटियाँ थी, उनको भी एक रॉकी नॉब है और एक हम्प करके है, तो वो भी इन्होंने कैप्चर की थी। लेकिन मेजर जो हैं वो उन्हीं के नाम में ले रहा हूँ 5140 का। उसके बाद में ये नीचे आते हैं तो इनको रेस्ट मिलना था वैसे तो ज़्यादा दिन का, लेकिन वो मिल नहीं पाया। 4-5 दिन के बाद ही जो है वो एक हमारी और चोटी है, वो भी काफ़ी हाइट वाली चोटी है और बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के एक तरफ में पाकिस्तान पड़ जाता है, एक तरफ पे हमारा कंट्री का। वहाँ पर भी दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर जमा थे, उनके पास असला बारूद भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। तो हमारी 2 कंपनियाँ ऑलरेडी वहाँ पर गई हुई थी, लेकिन वो और कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर उनकी फोर्स ज़्यादा है, हमारी 2 कंपनियां हैं, उनके पास बारूद भी ज़्यादा है, 2 कंपनियां क्या करेंगी, तो वो रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ जाती है ना। विथ हेल्ड हो गई हमारी कंपनियां, तो 2 और चाहिए। तो रीइंफोर्समेंट की जब बात चली तो एक कंपनी और भेजने की बात उठी, तो विक्रम जी उसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने अपने आप को फिर से वॉलंटियर कर दिया। हालांकि उनको बुखार भी था, तप रहे थे, वो फीवर था, छाती में भी दर्द था, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ चुकी हुई थी, बट ही अगेन वॉलंटियर हिमसेल्फ कि नहीं सर मैं जाऊँगा। उसमें एक तो ये था कि उनके जो अपने सोल्जर्स थे, उनके बच्चे, आर्मी में ये लोग बच्चे कहते हैं उनको, कि वो सब ये चाहते थे कि हम कैप्टन बत्रा के साथ जाएंगे। उनका ये कहना था, तो उनमें कॉन्फिडेंस था उनको कि ये जो हमारे ऑफिसर हैं, अगर ये हमारे साथ हैं तो वी आर सेफ। लेकिन वो सदैव आगे रहते थे और सबकी सेफ्टी का ध्यान रखते थे वो। तो फिर वो जब उन्होंने लगा कि हाँ ऐसा चाह रहे हैं, तो ही वॉलंटियर हिमसेल्फ का ठीक है मैं जाऊँगा, तो उन्होंने अपने कमांडर से कहा कि सर मैं जाऊँगा।
हालांकि कमांडर कर्नल जोशी थे उस वक्त, तो वो नहीं चाहते थे कि ये, मतलब उनके मन में ये था कि ये ठीक नहीं है, इनको रेस्ट नहीं मिला है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, तो फिर वो जाते हैं और अपना 4875 की लड़ाई के लिए आगे उनका दूसरा ऑपरेशन था ये, और ये बहुत क्रूशियल ऑपरेशन था। बस उतनी ही समझिए 17,000 to 18,000 फीट की हाइट, और बर्फ़ भी वहाँ पर, बर्फ़ के भी पैचेस काफ़ी थे। तो वहाँ की चढ़ाई शुरू करते हैं। उस बीच जाने से पहले इन्होंने एक बार हमें फ़ोन किया था कि उसमें ये नहीं बताया था उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ, वो हमें बाद में पता चला था जब उनका लेटर आया था, अंतिम लेटर उनका आया था। तो उसमें इन्होंने सबका हालचाल पूछा था कि भाइयों का, बहनों का, भाई का, बहनों का, और अपने उनके दोस्त जो हैं सबका हालचाल पूछ रहे थे। जब हालचाल पूछ रहे थे तो थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा डाउट पड़ा था कि शायद ये फिर किसी लड़ाई में और जा रहे हैं, ऑपरेशन में जा रहे हैं, ये क्या है, हालचाल क्यों पूछ रहे हैं ये। पर एनीवे उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती, वो नॉर्मल फ़ोन था, नॉर्मल बात हो गई। तो ये इतनी बात हुई थी, फिर इसके बाद ये चले गए थे। और 5 जुलाई को इन्होंने एक लेटर लिखा था हमें, वहीं से बीच रास्ते से, पहाड़ों से, कि मैंने अपना जो है पहला ऑपरेशन मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा है, और मैं एक सेकंड ऑपरेशन पर जा रहा हूँ, और मेरा आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे इसमें भी सफलता प्राप्त हो, ऐसा लिखा था। एक जो बात मैं आपको बताना ये भूल गया कि जब इन्होंने पहली चोटी फतेह की थी तब भी इन्होंने फ़ोन किया था, वहीं से फ़ोन किया था, ऊपर से ही जो चोटी 5140 है वहाँ से फ़ोन किया था कि मैंने जो है 5140 रिकैप्चर कर ली है। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया। उसके बाद उनको कैप्टन का फिर, हाँ, उसके बाद में वो नीचे आते हैं, तो फिर वो जो उनके कमांडर थे वो उनको पूछते हैं कि विक्रम आपको क्या दिया जाए, आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो क्या अवार्ड दिया जाए आपको। तो इन्होंने कहा था सर एक स्टार और लगा दीजिए, मतलब मुझे प्रमोट कर दीजिए। तो वहाँ पर इनको कैप्टन बनाया गया उस वक्त। शायद आपको उस टाइम पे गलत भी सुनाई दे गया था कि कैप्चर हो हाँ, गया। वो बात मैंने बोली नहीं, मैंने कहा लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो वो जब वहाँ से इन्होंने ऊपर से फ़ोन किया था 5140 से, तो वो सैटेलाइटिक फ़ोन पर बात होती है, इतनी हाइट से तो बाकी फ़ोन तो काम करेगा नहीं, तो सैटेलाइट से बात होती है। तो इन्होंने जब कहा कि आई हैव कैप्चर्ड, तो मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आवाज़ जो क्लैश कर रही थी उस वक्त, सैटेलाइटिक फ़ोन, हाँ हो ही नहीं सकती। तो सैटेलाइटिक फ़ोन होने की वजह से आवाज़ क्लैश कर रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि ये कह रहे हैं कि वो कैप्चर हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे घबराहट सी हुई कि ये कहीं कैप्चर, क्योंकि पहले इनका सुन रखा था सौरभ कालिया जी का, सौरभ कालिया जी कैप्चर हो गए थे और हमारे ही सिटी के थे। तो फिर ना मेरे मन में एकदम से थोड़ा सा वो एक घबराहट सी पैदा हो गई कि वो जजमेंट कर गए, विक्रम जजमेंट कर गए कि पापा कुछ कंफ्यूज हो गए हैं। तो फिर बड़ी ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि डोंट वरी डैडी, डोंट वरी, आई हैव रिकैप्चर्ड .5140। तो फिर मुझे जो है थोड़ा सा अच्छा लगा, और मैं बहुत खुशी हुई मुझे उस वक्त। अब यूँ कहिए कि एक फादर को इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आई फेल्ट लॉट ऑफ। तो फिर मैंने बोला था बेटा ठीक है, आप यू गो ऑन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, और अपना धर्म निभाते रहिए। ये तो बात वहाँ पर हुई थी। तो अभी हम बात आपके 4875 भी कर रहे थे, तो 4875 पर, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट कि जब इन्होंने 5140 कैप्चर कर लिया था और इनका प्रमोशन भी कर दिया गया था, रेगुलर प्रमोशन दे दिया गया था इनको, और तो उस वक्त इनका नाम महावीर चक्र के लिए भी रिकमेंड कर दिया गया था। अच्छा, महावीर चक्र सेकंड इन हायरार्की होता है, परमवीर चक्र इज द टॉप, है ना, हाँ, टॉप मोस्ट गैलेंट्री अवार्ड। और जब ये 5140 कैप्चर करके आए थे वापस, तो इनका नाम रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई थी महावीर चक्र। लेकिन आप देखिए उनका जज्बा देखिए कि जिस आदमी की रिकमेंडेशन महावीर चक्र के लिए चली गई है, वो फिर भी जाने को तत्पर है। इतना उनके अंदर देशभक्ति का, देश प्रेम का जज्बा था। Then I can say that he was a true country lover. He was true country lover. ये तो आदमी सोचता है कि चलो मुझे तो महावीर चक्र मिल रहा है,
थोड़ी फेम भी मिल गई, हाँ सब कुछ हो हाँ, गया, तो भाई चलो मैंने अब क्या, comfort की सारे तरफ इंडिया चलते के अखबारों में छप चुका है। और पर नहीं, वो उनके अंदर ये नहीं था, वो ही वॉज अबव द अवार्ड्स। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कई जनरल्स ने कही है कि विक्रम वॉज अबव अवार्ड्स, वो इन अवार्डों से काफ़ी ऊपर थे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द 4875। तो 4875 को मैंने बताया आपको कि बीच रास्ते से उन्होंने 5 जुलाई को हमें एक लेटर लिखा था, वो हमें उनकी शहादत के बाद में प्राप्त हुआ था, क्योंकि 7 तारीख को उनकी शहादत हो गई थी, तो वो हमें बाद में मिला है। वहाँ पर जो है 4875 पर काफ़ी लड़ाई होती है, और दुश्मन की तादाद भी ज़्यादा थी, एमिनेशन भी ज़्यादा था उनके पास में, उनकी हाइट पे थे वो लोग, ये लोग नीचे थे, वो लोग टॉप पर थे, तो काफ़ी लड़ाई होती है। और ये वहाँ की उस रात्रि की बात है, ये 7 जुलाई की रात्रि की बात है। और ये लोग बंकर में थे, विक्रम जी और इनके कुछ साथी, और एक इनके जूनियर ऑफिसर थे कैप्टन नवीन नगप्पा, वो साउथ इंडिया से थे। तो वो जो नवीन बाहर थे फ्रंट में, और वो उनके साथ में चल रही थी, एम्बुश चल रही थी। और होता क्या है कि एक हैंड ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स, हैंड ग्रेनेड आके फटता है, और उसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो उनकी ये जो होती हैं पिंडलियाँ जो होती हैं, लोअर लेग वीकेंड से, तो वो सारी मांस उड़ जाता है, मांसपेशियों से उड़ जाती है, फट जाता है। तो अब हम समझ सकते हैं कितना अथाह दर्द इसमें होगा जब मांसपेशियाँ फट गई हैं, बिल्कुल बस्ट हो गया है। तो वो बेचारे दर्द के मारे चीख रहे थे काफ़ी, ही वॉज क्राइंग विद द पेन। जब इनको आवाज़ सुनाई पड़ी कि नवीन घायल हो गए हैं और वो दर्द से चीख रहे हैं, तो वो ये कहते हैं अपने साथियों को कि उनको लाना पड़ेगा। तो इनके जो जेसीओ थे और एक दो साथी, और वो कहते हैं सर कि अभी तो अंधेरा भी है और खतरा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोलियां बरस रही थी सारी, तो सुबह ले आएंगे उनको, थोड़ी लाइट होगी फिर ले आएंगे। तो ये कहते कि नहीं, अभी लाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो मर जाए, मर भी सकता है, तो उसको अभी लाना है। मतलब उनका इतना एक जज्बा था कि है, वो अपने साथियों को बिल्कुल सेफ गार्ड करने का भी था उनका। आर्मी में वो कहते हैं ना कि एक होता है कि देश पहले फिर साथी अंत में, है ना, उसकी जो उनका वही जो मोटिव था वो वही था कि वो, तो वो जब कहते हैं कि नहीं उसको अभी लाना है, तो वो सूबेदार जो थे इनके, सूबेदार बाहर जाने की चेष्टा करते हैं कि मैं जाता हूँ सर, तो ये उनको ना हाथ से पकड़ लेते हैं और थोड़ा पीछे कर देते हैं कि नहीं हट जाओ, हाँ योर फैमिली मैन, और आप जो है अगर आप शहीद हो गए या मर गए, तो मर गए शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, शहीद हो गए ये कहना चाहिए। तो अगर आप शहीद हो गए तो आपके बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और मैं तो अभी अनमैरिड हूँ। तो ये खुद फिर चले जाते हैं, अपने आप ही जाते हैं, जैसे पिक्चर में भी आपने देखा। बिल्कुल पिक्चर में सही कंटेंट्स लिए हैं उन्होंने, मतलब कोई ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की है, जो कंटेंट्स थे वो तभी वो दिलों को छू रही है, तभी लोगों के दिलों को छू रही है वो, नंबर 1 मूवी हाँ चल रही है सब। तो वो जाते हैं बाहर जा कर के और उनको लेके आते हैं वहाँ से, वो दबे हुए थे, उनके ये सब पैर वैर पत्थरों में दब गए हुए थे, और उनको वो लेकर के जैसे तैसे वहाँ पर सुरक्षित स्थान में पहुँचाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर ये स्वयं जो है उस लड़ाई को आगे जारी रखते हैं। तो वहाँ पर तो काफ़ी युद्ध चल रहा था, काफ़ी गोलियाँ बरस रही थी उधर से भी इधर से भी, और तब जो है ये वहाँ पर 5 लोगों को मारते हैं। कुछ तो इनकी हैंड टू हैंड फाइट भी होती है, हैंड टू हैंड फाइट में भी कुछ लोगों को, हाँ 3 हैंड टू हैंड में, बाकी 2 शायद गोली से उनके शिकार होते हैं, टारगेट होते हैं। तो 5 लोगों को ये मारते हैं, लेकिन इसी दौरान इनको वहाँ जो कोई पाकिस्तानी सैनिक, दुश्मन सैनिक छिपा हुआ था कहीं पर किसी हाइडिंग प्लेस में, ये नहीं उसको देख पा रहे थे, लेकिन वो इनको देख पा रहा था। स्नाइपर गन होती है, उसमें एक टेलीस्कोप टाइप चीज़ होती है, तो वो उससे हाँ तो उससे फिर स्नाइपर गन से उनको वो टारगेट करता है, शूट करता है, और वो गोली इनकी छाती में आके लगती है। तो बस उस समय ये जो गोली लगती है, तो ये दुर्गा माता की जय इनका नारा था इनके यूनिट का, तो दुर्गा माता की जय कहते हुए वहाँ पर इनका अंत होता है।
वो जो उनकी मित्र थी वो आज भी उनका सच्चा प्यार था उनसे दोनों का आपस में, और वो आज भी अविवाहित हैं, अध्यापिका हैं। वो उनका अक्सर यही कहना जब हम उनसे कहते थे कि आप मैरिज कर लीजिए, उनके पेरेंट्स भी कहते थे, हम भी कहते थे, तो वो यही कहती थी कि नहीं, बस जीवन में प्यार एक से करना था, एक से हो गया, तो बाकी का जीवन में उनकी स्मृति में। ये भी बहुत बड़ी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी हैं वो, बहुत अच्छी विवेकशील में। आज के ज़माने में ऐसा भी कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत तो करके। और शॉर्ट सब में मैंने बता दी आपको, अदरवाइज उनकी बहुत सी स्टोरी हैं, क्योंकि एक थे ही वो इस तरह के थे, जैसे कहते हैं ना परमात्मा कुछ खास लोगों को भेजता है, हाँ कुछ खास काम करने के लिए भेजता है, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। हम आपको धन्यवाद भी करना चाहते हैं, आपने भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस जो है देश के लिए हाँ, दिया। नेचुरली पेरेंट्स का भी सेक्रीफाइस मैं भी उसका तो मानता हूँ इस सबसे बात बड़ा को है कि कि वो- काफ़ी होता है। तो अब मैं अंत में श्री GL बत्रा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये किस्से हमारे साथ साझा किए। इस वीडियो में मैं आपसे यही विदा लेती हूँ और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक, जिसमें मैं आपको विक्रम बत्रा जी के घर पर उनकी याद में बनाए गए म्यूज़ियम और पालमपुर टाउन में उनकी स्मृति में बनाए गए स्मारक दिखाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।